नमस्कार विद्यार्थियों। हम विराम चिन्ह पढ़ रहे थे और विराम चिन्ह में मतलब 7-8 विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अब आज का विराम चिन्ह लीजिए, शुरू करते हैं। हम उद्धरण चिन्ह से करते हैं, ठीक है। जो भी है मतलब 7वां या 8वां जो भी है आप देख लेना एक बार। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, लिखिएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। आपके लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊं, विराम चिन्ह के ठीक बाद मैं आपको पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड चलती है विद्यार्थी की, ठीक है। शुरू होते ही कमेंट आ जाते हैं, मतलब 2-3 दिन हो गए कि सर पर्यायवाची कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो मैं आपको तरीका बताऊंगा पर्यायवाची का, उसके बाद क्या करना, आप पढ़ना शुरू कर देना। आप पढ़ रहे तो पढ़ते रहिए, जैसे नहीं पढ़ा है तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको पढ़ना सिखा दूंगा पर्यायवाची, ठीक है। फिर आप मजे से पढ़ लेना, बोलिए आप, मेरा काम ये होगा। देखिए उद्धरण चिन्ह, इसके 2 नाम और भी हैं, 2 नाम और भी हैं। तो लिखिए किसे, इसे ऊपरी विराम, इसे हम क्या कहते हैं, ऊपरी विराम चिन्ह कहते हैं। ऊपरी विराम और अवतरण चिन्ह, ऊपरी विराम और अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसका प्रयोग है, इसका रुको 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 रुको, ये 2 प्रकार के हैं। खुद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। उद्धरण विराम चिन्ह खुद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो देखिएगा पहला प्रकार, यहां पहला प्रकार लिखते हैं। पहले में लिखिएगा इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, यह है पहला प्रकार। अब इकहरा कौन सा होता है, देखिए इकहरा यह वाला है। इकहरा मतलब अकेला आता है, यह सिस्टम आता है। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि देखिए पहले लिखते हैं इस तरह से, फिर क्या लेकर आते हैं, इस तरह लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है, मजे से चलता है, ये लो, ठीक है। मतलब ये और ये इस तरह से ना लेके आप काम करिए, इसको ऐसे ले जाइए और फिर इसको ऐसे लाइए। मतलब शुरू करना है और बंद करना है, समझ में आ रही मेरी बात। शुरू करना है और बंद करना है, तो शुरू करना है तो ऐसे शुरू करिए, बंद करना है ऐसे बंद करिए। ऐसे नहीं इसको यहां से बंद कर रहे हो आप, ऐसे उल्टा नहीं होता है। तो यह इकहरा उद्धरण चिन्ह है। इसे इकहरा ऊपरी चिन्ह भी कहते हैं, ऊपरी विराम भी कहते हैं। किसे, इसे। देखिए इसका प्रयोग कब कब करते हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। इसका प्रयोग कब कब करते हैं, किसका, ऊपरी का। देखिए किसी, पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी उपाधि, उपनाम, देखिए किसी उपाधि, उपनाम, कोई पुस्तक, देखिए पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तक या ग्रंथ आदि के नाम के साथ, नाम के साथ, जैसे मतलब किसी उपाधि, उपनाम, पुस्तक या ग्रंथ आदि के नाम के साथ किसका करते हैं हम, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अब आपको यदि कोई परिभाषा देनी हो, ठीक है, परिभाषा देते हो आप, ठीक है। परिभाषा में मैं लिखा देता हूं यहां पर, परिभाषा आदि कर देता हूं, ठीक है। परिभाषा कह सकते हो या आप विवरण कह सकते हो, ठीक है। कोई अवतरण लिख रहे हो
ठीक है, तो परिभाषा आदि में, परिभाषा आदि में, ठीक है, जिसकी परिभाषा दे रहे हो उस शब्द पर बल देने के लिए, उस शब्द पर बल देने के लिए, परिभाषा में शब्द पर बल देने के लिए, बल देने के लिए अभी लिखाता हूं मैं आपको कि कैसे बल देते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रयोग कब कब किया जाता है, किसका, मतलब इखरे, मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है। एक और है वाक्य में आए, देखिए वाक्य में आए, वाक्य में आए किसी शब्द पर, किसी शब्द पर बल देने के लिए, देने के, बल देने के लिए, वाक्य में आए किसी शब्द पर बल देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह है आपके लिए इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। ज्यादा मतलब जटिल नहीं है, इखरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ज्यादा जटिल नहीं है। अब देखिए ऐसे ही का जब सेमिनार चल रहा था उत्कर्ष में, वहां पर एक बात हुई थी, विराम चिन्ह का प्रयोग पढ़ा रहा था और उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, कि किसी शब्द के पर लगा दीजिए उद्धरण चिन्ह और वाक्य पर क्या लगा दीजिए, मतलब आप दोहरा लगा दीजिए, इखरा लगा दीजिए शब्द के साथ में और दोहरा लगा दीजिए उसके साथ में। मेरा उसमें कहने का तरीका ये था कैसे, और कुछ मतलब क्या कह सकता हूं, कुछ कथा कथित विद्वानों ने क्या कर रखा है कि ऐसे पढ़ाते हैं क्या, इस तरह से। यहां देखिए उपाधि भी कोई शब्द होता है, उपनाम भी कोई शब्द होता है, पुस्तक ग्रंथ का नाम भी क्या शब्द होता है। यहां देखिए परिभाषा आदि में शब्द, परिभाषा आदि में शब्द पर, रुको रुको रुको, परिभाषा आदि में शब्द पर बल देने के लिए, शब्द पर बल देने के लिए, तो ये भी शब्द है। और वाक्य में आए किस शब्द पर बल देने के लिए, तो भी तो ये क्या है भाई, सब जगह शब्द भी तो आ रहा है। तो मैंने इसको विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी कुछ चीज को समझ ले, ठीक है, इसलिए पढ़ा रहे। बाकी तुम विषय पढ़ते हैं तो पूरी पढ़ते हैं। अब पेपर जब मान लीजिए कोई चीज पढ़ाई जाती है, ठीक है, या प्रश्न पत्र हल कराया जाता है, तो वहां क्या पूरी व्याख्या की जाती है, क्या नहीं की जाती है। पूरी व्याख्या करने का मतलब है कि अथाह भंडार चलेगा फिर वहां पर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं, यदि आपको किसी शब्द पर बल देना हो, किसी शब्द पर बल देना हो, चाहे वो किसी उपाधि ग्रंथ का नाम हो, चाहे परिभाषा सूचक शब्द हो, ठीक है, चाहे वाक्य में कुछ होता है, उस शब्द पर बल देना हो तो कैसा करोगे, इखरे विद्वान, इखरे मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। अब आपका समझ आ गई बात, लिखिए आप ये बात और उदाहरण देखिए आप। हम उदाहरण लिखते हैं कि उदाहरण कैसा आएंगे, पहले लिख लीजिए आप। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लिखाता हूं मैं आपको, तुलसीदास, उदाहरण है तुलसीदास, तुलसीदास ने, ये रुको, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, कृति है। तो अब आपने बल किस पर दिया है, देखिए रामचरितमानस एक ग्रंथ का नाम आ गया है, ठीक है, उस पर बल देने के लिए हम क्या करते हैं, इखरे मतलब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब नहीं करते तो बात लगी, आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि बात यहां तुलसीदास जी की नहीं है, बात यहां पर सर्वश्रेष्ठ की नहीं है, बात यहां रामचरितमानस की है, ठीक है, यह सर्वश्रेष्ठ है, ठीक। लिखा किन्होंने, तुलसीदास ने। तो इस प्रकार हो। तो अच्छा उपाधि में कैसा है, जैसे देखिए आप, जैसे लोह पुरुष, लोह पुरुष सरदार, या रुको इस सरल है,
लोह पुरुष चलो आपके लिए विशेष हो जाएगा, महत्वपूर्ण देखिए यह है, देखिए महात्मा गांधी। आप लिखते ऐसे, लिखते ऐसे तो महात्मा गांधी उपाधि है, इसको ऐसे लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? ऐसे लिखना चाहिए कि महात्मा गांधी। ठीक है, तो गांधी जी की उपाधि दे रखी है, तो महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता दिलाई। तो हमारा यहां पर पढ़ने का औचित्य यह है कि इस प्रकार यदि कोई आ जाता है, जब देखिए यहां पर महात्मा रेखांकित भी नहीं करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए और बता देता हूं मैं आपको, एक ही जगह पर दो विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते आप। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए आप इसे। ठीक है, आपके कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा मैं बाद में देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये चीज पढ़ानी होगी आपको। पहले देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जगह पर दो विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। शायद आपको ये बात पता नहीं थी, ऐसा करने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, मतलब आप अनावश्यक कार्य कर रहे हैं वहां पर आप। ठीक है, कैसे? मैंने यहां पर रामचरितमानस पर क्या लगा दिया? इखरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। अब मैं इसको रेखांकित कर देता हूं। मान लीजिए क्या किया मैंने? दो विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया। आप जानते हो रेखांकन, इसे चिन्ह, इसे कौन चिन्ह बोलते? रेखांकन चिन्ह कहते हैं इसे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर किसी बात को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का जो प्रयोग है वो वापस इसके जैसा भी कर सकते हो आप, बिल्कुल, मतलब इखरे उद्धरण चिन्ह के जैसा ही रेखांकन का प्रयोग कर सकते हैं हम, इसके जैसा ही इसके स्थान पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं कर सकते उस बात को आप, क्यों? आप उस चीज क्या कर रहे हो? अलग बता रहे हो उस बात को, विशेष बल दे रहे हो उस बात पर। ठीक है, रेखांकन भी क्या करता है? उस बात पर विशेष बल देता है, या जिसकी व्याख्या की, मतलब उससे संबंध व्याख्या की आवश्यकता होती है आगे। ठीक है, उसको अलग तरीके से बताना होता है, उसके लिए करते हैं हम। तो एक साथ में दो का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको आज की बात में ध्यान रखना। या तो आप ये लगा दीजिए, रेखांकन कर दीजिए, या फिर इक्रे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वैसा कर लीजिए आप। और लेखन में ये तो गलतियां होती है, जैसे कुछ विद्यार्थी आरएस की परीक्षा देने जाते हैं। ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर के हो, आपके लिए लिखित में नहीं है, पर कुछ विद्यार्थी आप में जाएंगे आरएस की परीक्षा देने के लिए। जिंदगी में इस बात को ध्यान रखिएगा, ये विराम चिन्ह आपके लिए बहुत काम के होंगे और आपके हिंदी को स्कोरिंग बना देंगे। केवल इनके प्रयोग से स्कोरिंग बन जाएगा। आप कैसे बन जाएंगे भाई? विचार तो आपके पास होंगे, पढ़ाई आपके पास होगी, लेखन कौशल आपको खुद होगा, पर अशुद्धियां नहीं करेंगे किसकी? विराम चिन्ह की आप। ये बहुत मायने रखती है जब कॉपी चेक की जाती है उस समय। ठीक है, तो लिख लीजिए आप, इन्हें लिख लीजिए। तब तो मैं आपके थोड़े कमेंट भी देख लेता हूं। देखिए, एक तो विषय से हटकर कमेंट नहीं करें आप, और मुझे बहुत खुशी की बात होती है कि आज विद्यार्थी कमेंट बहुत कम आते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सब पढ़ने लगे हैं, और मैं तो ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप, मैं अपना पढ़ा दूंगा आपको, काम कीजिए, पढ़ा रहा हूँ। फिर आपके सामने जो मतलब अभ्यास के लिए जो प्रश्न पत्र आएंगे, ठीक है, प्रश्न विकल्प आएंगे, उसमें खूब आपकी जो मर्जी है ना, जिस तरीके से आपको प्रश्न करना कर लेना आप। ठीक है, उस समय खूब बातें चलेगी। उस समय मैं आपको बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, और प्रश्नों में क्या होती है, बहुत सारी बातें नहीं भी आती है। अभ्यास बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, मानकर चलिए। आपका 2 महीने हिंदी मुझ पर छोड़ दीजिए आप, मतलब उत्कर्ष पर छोड़ दीजिए आप आराम से। बाकी आपने ध्यान रखिए सब्जेक्ट का, जो सर कहते हैं उन पर ध्यान दीजिए। बाकी सब्जेक्ट में आप लिख लिया, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। तो इकरा उद्धरण चिन्ह क्या हो गया? पूरा हो गया है। ठीक है, तो लिखिए आप अगला। दूसरा लिखिएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। कौन सा? दोहरा। अब दोहरा का लिखिए या दोहरा लिखिए, जो आपकी मर्जी है वो लिख देना, क्योंकि हमने दोनों शब्द पढ़ रखे हैं। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? दोहरा उद्धरण चिन्ह यह है। ठीक है, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 2 बार आएंगे। इसका प्रयोग और भी सरल है, इसका प्रयोग तो और भी सरल है। ठीक है, इसका प्रयोग तो और भी सरल है, और दो ही प्रकार इसका प्रयोग होगा, ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसी
किसी विद्वान कहिए चाहे कुछ भी कह दीजिए, ठीक है, जो भी है आपका नाम, महात्मा कहिए चाहे कोई मतलब जो भी हो, ठीक है, हम यहाँ किसी का मतलब कोई व्यक्ति ले लेते हैं। तो देखिए किसी के कहे कथन को, किसी के कहे कथन को ज्यों का त्यों, किसी के कहे कथन को ज्यों का त्यों लिखने में, पहली बात इसने क्या लिखी है कि किसी के कहे कथन को ज्यों का त्यों लिखने में किसका प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। दूसरी बात एक और है, जैसे कोई कहावत हो, ठीक है, दूसरी देखिए आप, किसी कहावत को हम सामान्य क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। किसी कहावत या मतलब लिख देता हूं लोकोक्ति, ध्यान रखिएगा आप यहां पर, किसी कहावत या लोकोक्ति को, ठीक है, हुबहू, रुको, हुबहू क्या लोकोक्ति तो हुबहू लिखी जाती है, ये तो और भी अच्छी बात है। लोकोक्ति को कभी आप बदल नहीं सकते, मुहावरा तो फिर भी बदल सकते हो आप, ठीक है। मुहावरे में हेर फेर की गुंजाइश रहती है, लोकोक्ति में तो हेर फेर की गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए क्या करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं लोकोक्ति को उद्धृत करने के लिए, मतलब उसे लिखने के लिए, उद्धृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? किसका प्रयोग करते हैं? दोहरे विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए भाई, ये आपके लिए अच्छी बात है। जैसे देखिए यहां लिख रहा हूं, महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, अब देखिए ये होगा दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। करो या मरो, हम यही कह सकते हैं, या आप कह सकते हो सदा सत्य बोलो, ये अच्छा है, ये तो और भी अच्छा है। देखिए सदा सत्य बोलो, देखिए गांधी जी अहिंसावादी थे, और कोई भी अहिंसावादी व्यक्ति करो या मरना का नहीं बोल सकता, ठीक है। मैंने भी इस पर मतलब काफी चीज पढ़ी है, तो आज मुझे याद आ गई ये बात, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मुझे अचानक याद आ गया, तो इसलिए मैंने करो या मरो नहीं लिखा है, ठीक है। तो सदा सत्य बोलो, ये गांधी जी का कथन है। तो इस कथन को हुबहू लिखने के लिए क्या करते हैं हम? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और है, यदि कथन को की से जोड़ देते हो तो फिर नहीं कर सकते आप, यह बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। कैसे? ये अब क्या कि विशेष रूप से कोई बातें, हर बात तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, लेकिन आपको जो लिखाई जा रही है ना उसको ध्यान देना। अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, महात्मा, देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ठीक है। अब देखिए क्या मैं लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? क्या दोहरा उद्धरण चिन्ह नहीं लगा सकता मैं। अब आपने क्या कर दिया, की से जोड़ दिया, ध्यान रखिएगा, अब आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है, अब आप नहीं लगा सकते हो, मतलब की समुच्चय बोधक के साथ में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा आप। देखिए आपको एक भी चीज नहीं छुड़वा रहा हूं, मतलब इस चीज में कि कौन सी विशेष बात आएगी वो आपके सामने हो जाएगी। लोकोक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं, देखिए यह तो आप खुद ही देख लो, यह तो आप खुद ही देख लो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं?
फिर ये करते हैं। ये तो आप खुद देख लो। इसका मतलब हम क्या करते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, हाथ कंगन को आरसी किया। ये देखिए आप, गड़बड़ होगी, रुको। हाथ कंगन को आरसी क्या आएगा? कमेंट इतना फर्स्ट करते हैं, मतलब कि को लिख दिया सर आपने, क्या नहीं लिखा, लेकिन ये है। देखिए, बढ़िया पढ़ाना ये कोई अलग बात नहीं, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं आप सब सीट निकालें और ये पोस्ट आपके जीवन को बदल के रख देगी, बताना दे। तो लिखने की गति बढ़ाइए। अभी एक बात आपको और बतानी है, विशेष बात बतानी है, ताकि कुछ व्यक्ति आरएस वाले भी हो, मतलब जो पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी काम आ जाएगी। क्योंकि केवल प्रयोग करना क्या है और कहां प्रयोग करना, यह भी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। यह भी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। देखिए, ऐसे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता हूं जैसा आप करना चाह रहे हैं। राकेश जी, थोड़ा ध्यान दीजिए आप चीजों का, विषय से भटक कर मत चलिए आप। उम्मीद करता लिख लिया होगा। अब देखिए, इखरे उदरण चिन्ह का उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है, दूहरे वाले की थोड़ी चिंता है। एक ऐसा उद्धरण चिन्ह है, कौन सा? दोहरा। जब इसे बंद करते हैं, सामान्यतः वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आता है? हम कहते हैं सर पूर्ण विराम आ सकता है, पूर्ण विराम आ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह आ सकता है, यानी विस्मय चिन्ह भी आ सकता है। पर एक बात ध्यान रखना, इन सब के बाद आने वाला कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है। तो यहां पर नोट लिखिएगा आप। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्राय पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, और विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक, वाक्य के अंत में प्राय, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। पर उद्धरण चिन्ह, अरे रुको, उद्धरण चिन्ह नहीं है, रुको, दोहरा उद्धरण चिन्ह। देखिए, दोहरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब देखिए, मैंने उद्धरण चिन्ह शब्द को अलग बताया है, इसलिए मैंने क्या लगा दी? दोनों तरफ कॉमा लगा दी। अब मैं बात किस पर कर रहा हूं? मैं देखिए, हम अभी बात किस पर कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह पर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है प्रश्नवाचक, और इनको तो हमने ऐसे लिया साथ में, उद्धरण चिन्ह को अलग बताने के लिए कि हमारा जो विषय चल रहा है, ये नोट चल रहा है, किस पर है, किससे संबंध है? उद्धरण चिन्ह से संबंध है, इसलिए मैंने उद्धरण चिन्ह को क्या कर रखा है, ठीक है, मतलब इखरे उद्धरण चिन्ह में बंद कर दे, जैसा बोलो इन्वर्टेड कोमा। अब ये बोलते हैं सिंगल और डबल,
आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अंग्रेजी वाला याद रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, परीक्षा में पास होना, मैं यही मानता हूँ बस। मेरा ये नहीं होता है कि आप किस तरह से पढ़े आप। तो दोहरा देखिए, हाँ क्या लिखा, पर दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है, ऐसा उद्धरण, ऐसा चिन्ह है, ऐसा चिन्ह है जो 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 पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्हों के बाद प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, यहां देखिए आप, यहां पर क्या आ गया, पूर्ण विराम, और हमने उद्धरण चिन्ह कहां लिखा है, देखिए उद्धरण चिन्ह हमारा यहां पर आया है, ये देखिए यहां पर आया। ऐसे नहीं कि हमने इसे ऐसे लिख देते हैं, देखिए ये इस तरह से नहीं आता है कि यहां लिख दिया और ऐसे कर दो, इस तरह से ये नहीं लिखा जाता है। तो फिर ये कैसे लिखा जाता है, फिर ऐसे लिखा जाता है, पूर्ण विराम आएगा और अब ये क्या करे, इसको बंद करेगा, ठीक है। इसलिए मतलब ये बात आपको पढ़ानी थी, तो आगे इसे ध्यान रखना किसको कहां लगाना है, किसको कहां नहीं लगाना है, लिख लीजिए आप। मतलब बहुत बारीकी से दिन करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना किसका, विराम चिन्ह का। मुझे पता है कि अधिकांश विद्यार्थी की पता नहीं होता है किस विराम चिन्ह का कब प्रयोग करते हैं। कोई एकाध का आता है, किसका प्रश्नवाचक चिन्ह का आता है, पूर्ण विराम का सबसे ज्यादा गलत उपयोग करते हैं, किसका, पूर्ण विराम का। जहां नहीं लगता वहीं लगा देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप। और अगला विराम चिन्ह देखिए आप, और उसका नाम है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक कौन सा है, ये वाला है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दे रहा हूं। मुझे लगेगा कोई इस तरह प्रश्न हो तो मैं जरूर बताऊंगा, और विषय नहीं पढ़े विषय पर मैं नहीं बताऊंगा। एक बार बार पूछना कि विलोम शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, इस तरह बातें छोड़िए आप, हम पढ़ लेंगे उनको। कोर्स कब तक होगा, हो जाएगा कोर्स, कह दिया आपको। अब मस्त रहें इस चीज के लिए, कोर्स हो जाएगा। लिख लिया आपने, देखिए इसे एक नाम दूसरा और ध्यान रखिएगा, इसे भाव चिन्ह भी कहा जाता है, इसे भाव चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग बहुत आसान है, इसका प्रयोग हम तीन ही प्रकार से करते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने कितने से, तीन ही है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात देखिए, जहां प्रश्न का भाव हो, जहां प्रश्न का भाव हो, जहां प्रश्न का भाव हो वहां जैसे जहां प्रश्न का भाव होगा वहां पर किससे करेंगे हम,
प्रश्नवाचक का करेंगे। ये तो है पहली बात, ठीक है। दूसरी एक बात और है, जहां संदेह या अनिश्चय का भाव मिल जाए आपको, ठीक है, जहां आपको संदेह हो जाए, वाक्य भले ठीक चल रहा हो, ठीक है। दूसरी देखिए, जहां संदेह या अनिश्चय, संदेह या अनिश्चय का भाव हो, वहां जैसे जहां संदेह हो या फिर क्या हो, अनिश्चय का भाव हो, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक बात और है भाई, देखिए प्रश्न का भाव हो गया, ये तो अब छोड़ दीजिए, भूल जाइए, तो होगा ही होगा। आप ये बात ध्यान रखिए, संदेह या अनिश्चय का भाव हो। एक और है, जहां व्यंग्य का बोध हो, नहीं बोलते हैं कटाक्ष करते हैं किसी पर आप, ठीक है, उसके लिए तो व्यंग्य, देखिए व्यंग्य या जहां लिखते थे, जहां लिखिएगा आप, जहां व्यंग्य या कटाक्ष का भाव हो, वहां जहां व्यंग्य या कटाक्ष का भाव हो, वहां पर क्या करेंगे हम? प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपको जानकारी है, ये दो जानकारी आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद में ये प्रश्न चिन्ह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। इस आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा मानना है। लिखें आप इसे, आगे बढ़ता हूं। लिख लिया आपने? देखिए अतिशयोक्ति पूछ रहे हैं, अतिशयोक्ति में सब पूरा आएगा, ध्यान रखिएगा। गुण संधि का उदाहरण है ये। लिख लिया आपने? ठीक है। अब देखिए आप, अब प्रश्नवाचक प्रश्न का भाव कैसा होता है? जैसे देखिए, आप कहां जा रहे हैं? आपने किसी से क्या किया है? प्रश्न किया है। आप कितना पढ़ते हैं? ठीक है, ये है, और आप करते रहते हैं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। संदेह कब होता है? संदेह सबसे ज्यादा आपके दोस्त करते होंगे आप पर। किसको लेकर? इस परीक्षा को लेकर। उनसे दूर हो जाएगा आप। अभी देखिएगा, देखिए, तुम क्या यह परीक्षा पास कर भी पाओगे? अब देखिए आप, क्या तुम यह परीक्षा पास कर भी पाओगे? उसने आप पर क्या कर लिया? संदेह कर लिया। जिसने भी ऐसी पंक्ति बोल ली है, उसको आप पर भरोसा नहीं है, ठीक है, वो आपको भरोसेमंद नहीं मानता। किसके लिए? इस परीक्षा के योग्य। आप समझ सकते हैं, उस आदमी से दूर रह जाना, ठीक है, क्योंकि वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेगा। और मैं तो ये कहता हूं, उनको क्या करो? हटाओ हुआ जिंदगी से, ठीक है, उसको जिंदगी से हटा ही दो आप। वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, भले आपका दोस्त हो, भले आपका चाचा हो, चाहे भले आपका भाई हो, चाहे भले कोई हो, ठीक है। मैं ये मानता हूं, अब करियर बनाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। क्या तुम क्या ये परीक्षा पास कर भी पाओगे?
अरे बिल्कुल कर पाऊंगा यार, प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने मुझ पर, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे भी कई बार बोला गया था कि तुम पढ़ा पाओगे, ठीक है, कैसे पढ़ा पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप, जैसे देखिए, क्या तुम, देखिए क्या तुम पढ़ा पाओगे, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ बिल्कुल पढ़ा सकता हूं, मतलब हमें हाँ बोलना पड़ता है वहां पर, हम ना नहीं बोलते हैं। मतलब बिल्कुल संदेह होता है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। ऐसे लोग हैं, उनका काम है करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और है, कभी कभी क्या होता है कि शब्दों के बीच में लगता है, ये आपको कुछ विशेष बात है, यहां मैं दीजिए नोट लिखने से पहले आगे बढ़ लेते हैं। व्यंग्य कब होता है, कटाक्ष कब होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे पुरुष हैं, तो पुरुष पर तो मैं व्यंग्यात्मक नहीं कह सकता हूं मैं आपको। मतलब मैं ये चाहता हूं कि रात दिन जो आप जो सोचते हैं ना उस तरह पढ़ाऊं। देखिए वाक्य लिखा रहा हूं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि जो आप रात दिन सोचते हो ना उसके लिए। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कोई हमारी तारीफ कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो हमारी तारीफ नहीं करता है। वाह लिख जैसे, अरे हम सामान्य से व्यक्ति हैं, हमारी कौन तारीफ करेगा, ठीक है। हम सामान्य हैं, ना हम ज्यादा कोई स्मार्ट है, ठीक है, ना हमको ज्यादा खूबसूरत है, हम सामान्य से, ना हमारी कोई बॉडी है। तो कई बार को बोलते हैं वाह क्या खूबसूरत, लग रही हो। किसी ने आपने अच्छे कपड़े पहन लिए और किसी ने आपसे बोल दिया, तो ध्यान रखिए हो सकता है वहां पर क्या कर रहा हो, वहां पर व्यंग्य कर रहा, कटाक्ष कर रहा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, क्या लगा रहा है उसको देख लेना एक बार आप। तो ऐसे वाक्य आ जाए, वाह क्या खूबसूरत लग रही है। अरे खूबसूरत है, हम तो जन्मजात खूबसूरत है, ठीक है, हमसे ज्यादा खूबसूरत कौन है, कोई नहीं है, ये मानकर चलिए आप कभी डीमोटिवेट नहीं होगे। ध्यान रखिएगा, अरे हमसे ज्यादा कोई नहीं है, हम हैं इस दुनिया में अकेले हैं, ठीक है। हम दुनिया में एक ऐसा अकेला पीस है जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। सब में अपनी अपनी एक खूबी होती है और उस खूबी को पहचान कर चलिए आप। तो ये हो गया। यहां पर दो नोट पढ़ेंगे। पहला नोट, कभी कभी, कभी कभी वाक्य में आए, देखिए कभी कभी वाक्य में आए, कभी कभी क्या होता है, वाक्य में आए शब्दों के, देखिए कभी कभी वाक्य में आए शब्दों पर संदेह प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए उन शब्दों के ठीक बाद, उन शब्दों के ठीक बाद कोष्टक चिन्ह में, ध्यान रखिएगा कोष्टक चिन्ह में, कि कोष्टक में चिन्ह आएगा तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग भी हो रहा है। एक ये कोष्टक चिन्ह में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कई बार ऐसा अखबार में हर जगह सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। देखिए जमाखोर व्यक्ति भी ईमानदार होते हैं। वाक्य तो साधारण सा है, पर एक बात बताइए, जमाखोर व्यक्ति क्या ईमानदार होते हैं? भाई देखिए जमाखोरी ये क्या है, बेईमानी है। जमाखोरी खुद क्या है, बेईमानी है।
और आपने यहां क्या लिखा है, ईमानदार। आपने क्या किया, कटाक्ष किया है, तो क्या करोगे, यहां पर आप क्या करेंगे, प्रश्नवाची चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहां पर, इस ईमानदार के बाद में, ठीक है, या आपने प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, ठीक है। इस तरह से भी प्रयोग आपको मिल सकता है, तो यह देखना चाहिए हमें, क्योंकि जमाखोर तो खुद एक क्या होता है, बेईमानी को बोलते हैं जमाखोर। तो जमाखोरी बेईमानी बोलते हैं, जमाखोर बोलते हैं हम बेईमान को, तो कि जमाखोर है, ये तो हम जानते हैं। एक कई बार सरकार भी छापे मारती है जमाखोरी पर। तो इस प्रकार प्रयोग भी होता है किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का। ये आपके लिए विशेष बात इसलिए नोट में लिखा रखी है। हाँ, एक दो विद्यार्थी कह रहे हैं कि आपने अल्प विराम क्यों नहीं पढ़ा है। अरे अल्प विराम पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ा दो। अल्प विराम अलग बात है, ठीक है, उसको हम शुरुआत में नहीं पढ़ा सकते, उसको उस चिन्ह को शुरुआत में नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है। आप मस्त रहें, कब किसको पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा अपना आप। लिख लिया आपने, ये टॉपिक कब तक पूरा होगा, हो जाएगा जब पूरा होगा तब, और वैसे आज हो जाएगा पूरा, उम्मीद करता हूं। लिख लिया आप, एक नोट और देखिए। कुछ क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जहां प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए आज्ञार्थक, देखिए आज्ञार्थक वाक्यों और अप्रत्यक्ष देखिए आपने अंग्रेजी में पढ़े होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे आपने अंग्रेजी में पढ़े, ठीक है भाई। आपने अंग्रेजी में क्या पढ़ा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रखे आपने, पढ़ रखे। यहां पर हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उक्ति भेद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष उक्ति भेद, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष उक्ति भेद, ठीक है। मतलब अप्रत्यक्ष जाना। अब इनडायरेक्ट कैसे लिखते हैं आपको बताना चाहिए भाई। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा आपने, तो यहां पर ये वही बात है। यहां पर मैंने आपको कभी पढ़ा ही नहीं है बात, मुझे बात वाक्य में पढ़नी चाहिए थी, पर वाक्य में इतना गहरे में जाकर क्यों पढ़े। मैंने देखिए आपको जो व्याकरण पढ़ी, आप क्या सोचते हो कि पूरी गहरे में जाकर पढ़ा दी, नहीं नहीं नहीं। आरपीएस जो प्रश्न करती है ऐसे में उतनी पढ़ाई है, मैंने आपको उक्ति भेद पढ़ाया नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं। दो प्रयोग होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उक्ति भेद होती है। फिर भी देख लिया, आज समझा देता हूं, समझ आ जाएगा आपके। आज्ञार्थक वाक्यों और अप्रत्यक्ष उक्ति भेदों, देखिए अप्रत्यक्ष उक्तियां लिख दीजिए, अप्रत्यक्ष उक्तियों के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इनके साथ फिर करते हैं किसका, यह भी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके साथ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनके साथ किन करेंगे, इनके साथ पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देख लीजिए एक दो, आप पहले आप लिख लीजिए उदाहरण देखिए। जैसे आज्ञार्थ देखिए आप, आपके गांव का नाम बताओ। अब आप पूछ रहे हो, ऐसा नहीं है कि प्रश्न चिन्ह लगा दो,
आपके गांव का नाम बताओ। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है अज्ञार्थक वाला जो वाक्य होते हैं उनके साथ क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कैसे होता है उसको देखिएगा आप। देखिए, सुरेश ने बताया कि सुरेश ने बताया कि तुम कहां रहते हो। ठीक है, तुम कहां रहते हो। हाँ, सुरेश ने बताया कि तुम कहां रहते हो। देखिए, अब इसमें नहीं आएगा उसने बताया कि तुम कहां रहते हो। सुनिएगा, सुरेश ने बताया कि तुम कहां रहते हो, इसका मतलब है वक्ता खुद को पता है ये बात। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं बोलता हूं मुझे देखिए, उसने बताया तुम कहां रहते हो। ठीक है, बताने आवश्यकता नहीं है, उसने बता दिया मुझे कि तुम क्या करते हो। मतलब इस तरह से उसने बता दिया तुम क्या करते हो। प्रश्न यह है कि तुम कहां रहते हो। यदि अकेला होता ये तो क्या करते, हम क्या करते, सीधा ये प्रश्न का भाव होता। पर अब ये आप तुम कहां रहते हो, ये आपको चीज देखिए, तुम कहां रहते, तुम कहां रहते हो ये लिखा है। ठीक है, तो यहां देखिए सुरेश ने बताया कि तुम कहां रहते हो, इसका मतलब है ये बात आपको पता है। जैसे उसने पूछा कि वह अब कहां है। ध्यान रखिए, उसने पूछा कि वह अब कहां है, और उक्ति भेद का मतलब यह हो गया। ठीक है, अप्रत्यक्ष उक्ति का मतलब यह हो गया वो की से जुड़कर आएगी, की से जुड़कर आएगी, किस आएगी, की से जुड़कर आएगी। उसने पूछा कि वह अब कहां है, आप नहीं पूछ रहे हो, यह काम आपका नहीं करने का, वो उसका है खुद का। ठीक है, वो करार आप बता रहे हो उसी के शब्दों में, आप बता रहे हो उसी के शब्दों में किसी और को, ये कथन किसी और का है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष उक्ति भेद कहते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये किस जुड़ता है, किस जुड़कर आता है, उस समय आप प्रश्न चिन्ह मत लगा देना, लिखे आप इसे। और अगला चिन्ह भी देख लीजिए आप, अगला चिन्ह देख लीजिए आप। अगला कौन सा लें, ये लीजिए आप, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, और आपको पता है विस्मय चिन्ह कौन सा है, ये रहा भाई, ये चिन्ह है। एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत विद्यार्थी ने बहुत कम ध्यान दिया होगा, प्रतियोगी परीक्षा में बहुत कम संस्थान ऐसे जो इस चीज को पढ़ाते भी हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इस पर ध्यान देना होगा कि मुझे यदि पेपर बना बोले तो मैं विराम चिन्ह से बहुत ढंग के प्रश्न बनाऊं, ताकि मेरिट सीधे नीचे आए, कि हम जानते हैं और आप भी जानते हो और आपके डर भी रहता है। इसे देखिए, इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं, आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। कौन से कहते हैं, इसे आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं। किसको, विस्मय बोधक चिन्ह को।
देखिए इसका प्रयोग भी सामान्यतः 2-3 प्रकार से होता है, ये सरल भी है। देखिए मनोविकार उत्पन्न करने, नहीं देखिए मनोविकार प्रदर्शित करने में, मनोविकार प्रदर्शित करने में, जैसे मनोविकार प्रदर्शित करने में, जैसे हाँ कुछ कह रहे हैं इच्छार्थक वाक्यों में, मतलब आपने पढ़ रखा है, कईयों ने पढ़ रखा है। हाँ बिल्कुल, या देखिए विस्मय सूचक, रुको रुको, विस्मय, हर्ष, घृणा इत्यादि मनोभाव प्रकट करने में। ठीक है, ये तो और भी अच्छी बात है। और इधर शब्दों के साथ है, यहां पर आएगा शब्दों के साथ आएगा। ठीक है, और तीसरी बात तीसरी बात है, देखिए इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्यों के अंत में, प्रकट करने वाले, रुकिए 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 रुकिए, शब्दों के साथ आएगा, माफ करिएगा, करने वाले शब्दों के साथ आएगा, क्योंकि यहां पर आश्चर्य वाले वाक्य नहीं समझ लो। और जो मनोविकार है यह वाक्य के साथ आएगा, मनोविकार प्रदर्शित करने वाले वाक्यों के अंत में आएगा। तो यहां भी ये लिख सकते हो, प्रदर्शित करने वाले वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं एक दो विद्यार्थी अभी कहेंगे सर काट छांट हो गई। अरे कोई बात नहीं, मानवीय भूल, मैं ही मानव हूं, भूल हो जाती है। मतलब इसलिए हो जाती है कि कई बार मैं चाहता हूं संग से लिखा हूं, पर चीज हो जाती है। तो वाक्य, शब्द और वाक्यों के अंत में, जैसे अब देखिए इच्छार्थक वाक्यों के अंत में कामता प्रसाद जी कहते हैं, जो पुस्तक आपको मैंने बताई थी, पंडित कामता गुरु वाली, ठीक है, बताई थी, वो क्या कहते हैं कि इच्छार्थक वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है, आप पूर्ण विराम लगा सकते हो, गलत कोई नहीं कर सकता। तो मैं नीचे नोट में लिखा दूंगा ये बात आपको। इससे मुझे एक बात याद आई है, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कामता प्रसाद पीडीएफ नहीं मिलती, पीडीएफ नहीं मिलती, 2-3 बार आज ही कमेंट आया था। अब उस पुस्तक मत पढ़िए आप, यदि आपने मेरी व्याकरण पढ़ लिया ना तो अब आपकी ऐसे ही भर्ती आपके सामने है, उससे मत पढ़िए, छेड़िए मत उस आप। वो तो इसलिए बताई थी आपको कि आप कहते हैं कौन सी पुस्तक पढ़े, फिर कहां से बनता है, हमें कैसे पता आप क्या पढ़ा, इसके लिए बता रखी थी। थोड़ी जटिल पुस्तक है, अब आपके पास समय नहीं है कि उसे माथा चप्पी करें आप। मैं उस पुस्तक में कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ये भरोसा रखिए। ठीक है, उससे कुछ भी प्रश्न आएगा तो आप उस प्रश्न को नहीं छोड़ोगे, उसको आराम से हल करके आओगे आप। ठीक है, तो मस्त रहे, थोड़ा भरोसा रखें। अब उसको आप बंद करके रख दीजिए आप। ठीक है, मेरी सलाह मानिए आप, ये पढ़ लीजिए। तो उसमें ये बात साफ लिखी है कि मुझे पता है कौन सी किताब में कौन सी बात लिखी है, किस लेखक ने किस बात पर कितना कितना लिखा है, ये भी बातें पता है। तो इसी में आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। उदाहरण देख लीजिए आप लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण है कि मनोविकार कब पैदा होते हैं। जैसे देखिए वाह, लिखते इस तरह से, या देखिए ओहो, ये विद्यार्थी का सबसे ज्यादा कक्षा में चलने वाला, कुछ भी किसी की तारीफ करते ओहो, कई बार क्या बोलते हैं ओ, ये बोलते हैं आप, यही है आपके लिए। इन शब्दों के बाद क्या करते हैं, अब कुछ क्या करते हैं, मैंने एक जगह यह देख रखा था कि विद्यार्थी क्या कर रहा था, वापस कोमा लगा दिया। अरे भाई कोमा क्यों लगाया आपने, ये खुद अपने आप में क्या एक चिन्ह है। ठीक है, ओहो, ज्यादातर ये करते हैं ओहो, राज की बात है, राज की बात है। कोई बोलता है राज की बात है तो ऐसे बोलते हैं ओहो ये राज की बात है। ठीक है, आप यह कर सकते हो, यह राज की बात है। तो विस्मसूचक शब्दों के
ठीक बाद में कौन सा आता है, कौन सा है, विस्मय वाले शब्दों के बाद क्या आएगा, ये चिन्ह आएगा। इच्छार्थ वाक्य अंत में कैसा आता है, देखिए ईश्वर सबका भला करें, ईश्वर सबका भला करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मतलब मेरी तरफ से, आप सब थानेदार बने। ठीक है, ये भाई आपकी इच्छा, मेरी इच्छा है कि आप सब क्या बने, थानेदार बने। तो ध्यान रखिएगा, मैं इस चिन्ह का भी प्रयोग कर सकता हूं, किसका, पूर्ण विराम का प्रयोग कर सकता हूं। तो देखिएगा, यह लिख देते हैं, इच्छार्थक वाक्यों में विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक वाक्यों में विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग होता है। किसे होता है, दोनों का प्रयोग होता है। देखिए मनोविकार है, ये दो प्रकार से होता है। मनोविकार सामान्यतः देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में होता है, मैं लिखा देता हूं। ठीक है, जैसे इस तरह से करते हैं आप, अब ये क्या कि अति हो रही, ठीक है, इसलिए मैं उसको छुड़वाना चाह रहा हूं। मैं भी चाहता हूं कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जाए कि आपके समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, कई बार बोलते हैं, देखिए अब आप बोलते क्यों नहीं, देखिए अब आप बोलते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। देखिए कॉमन ही आएगा, नहीं प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आगे कुछ बोलने वाले हो, इस प्रकार के मनोभाव प्रकट कर सकते हो। देखिए अब आप बोलते क्यों नहीं, देखिए चुप क्यों हो, इस प्रकार के चुप क्यों हो। अब क्या आएगा, विस्मय सूचना आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, केवल क्या, देखिए क्या, क्यों, किसे, मिलते क्या करो, सीधा लगाओ प्रश्न चिन्ह, ये नहीं है, ये मनोविकार है, ध्यान रखिए यहां पर। ठीक है, देखिए अब आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों, कुछ तो बोलो, इस तरह से बोलते हैं आप, तो इसमें आता है। हाँ, अब आप आगे लिखोगे, कुछ तो बोलो, देखिए कुछ तो बोलो, तो इसमें भी क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, कुछ तो बोलो, ये भी यही आएगा। इस प्रकार का होता है मनोविकार। परीक्षा में देना ऐसे ही तक, ये दो ही बहुत है, ये दो बहुत है। और यहां आपको ये बात बता दी कि इच्छार्थ वाक्यों में विस्मयादिबोधक और पूर्ण विराम दोनों का प्रयोग होता है। यहां कोई चिंता वाली बात नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, पूरा हो गया है। मस्त रहो, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको शानदार पढ़ाया जा रहा है, कोशिश यही रहती है। तो लिखने गति बढ़ाएं आप, लिखने गति बढ़ाएं।
लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए अगला लिखिएगा, अब हम सरल रूप में जाएंगे, ठीक है। लिखिएगा कोष्टक चिन्ह, कौन से लिखोगे, कोष्टक चिन्ह लिखिएगा आप। अगला लिखिए कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह कौन सा है, यही है कोष्टक चिन्ह, ठीक है भाई। ये लिखा, ये चिन्ह क्या है, ये कोष्टक चिन्ह है, ये बता दिया हमने। देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं हम, इसका प्रयोग ही 3-4 प्रकार से करेंगे, पर एक प्रकार में आपको नोट लिखा दूंगा जो आप जानते ही हैं। 3 प्रकार मत, चौथा तो आप जानते ही हो, 3 जानना जरूरी है। देखिए ये कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त किसी जटिल शब्द का, किसी जटिल शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में, अर्थ स्पष्ट करने में, जैसे अर्थ स्पष्ट करने में, जैसे देखिए आप, देखिए वाक्य में प्रयुक्त किसी जटिल शब्द का अर्थ स्पष्ट करने में किसका प्रयोग करते हैं हम, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसे करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक और है, वो वाक्य में होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद आदि बताना आवश्यक हो तब उस शब्द के बाद किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंतिम वाला तो थोड़ा है, आप जानते भी होंगे सर मेरे हिसाब से। देखिए नाटक या समाद या कहानी, उपन्यास जो भी हो, ठीक है, कहानी आदि लेखन में पात्रों के हाव भाव दर्शाने में जैसे पात्रों के हाव भाव दर्शाने में किसका प्रयोग करते हैं हम, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, देखिए अब सब विद्यार्थी, देखिए अब सब विद्यार्थी, अब सब विद्यार्थी अनवरत। अब इस अनवरत शब्द को क्या करोगे आप, भाई बहुत सारे विद्यार्थी को अनवरत का मतलब ही नहीं पता होता है, और मैंने आगे लिख दिया अनवरत स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है। अब सब विद्यार्थी अनवरत स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अनवरत शब्द का अर्थ स्पष्ट करना, आपको इसका सरल अर्थ बताना हो, तब आप क्वेश्चन बिल्कुल लिख सकते हो, कौन सा, लगातार, लगातार लिख सकते हो। अब क्या बन गया,
अब सब विद्यार्थी लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं, या आप निरंतर भी लिख सकते हो, निरंतर स्वाध्याय कर सकते हैं। आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। आप वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद आदि बताना आवश्यक हो, तब कैसे? जैसे देखिए, हमने विराम चिन्ह के, देखिए हमने विराम चिन्ह के रुको हमने विराम चिन्हों का दो भेदों में अध्ययन किया है। हमने विराम चिन्हों का दो भेदों में क्या किया है? अध्ययन किया। अब आपने दो भेदों बोल दिया, अब आप चाहते हो कि दो भेद कौन से हैं, वाक्य में लिखना होगा। तो आगे नहीं लिख करके आप सीधा यहां पर लिख सकते हो आराम से। कहां पर? कोष्टक में। कौन सा? प्रधान और गौण। अब वापस आपको विराम चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम नहीं है, हमने आएगा, रुको, वाक्य बदल दिया था आगे मैंने जाकर के। देखिए हमने विराम चिन्हों का दो भेदों प्रधान और गौण में अध्ययन किया है। ये बात आपके दोनों आ गई कि विराम चिन्ह के दो भेद भी आ गए। बताना आवश्यक हो कब? ये वाली बात कि भेद। अब भेद नहीं बताओगे तो बहुत सारे बोल देंगे कौन से दो भेद हुए। भाई ऐसे बहुत सारे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि दो भेद पढ़े थे ऊपर हमने, ठीक है। उन्होंने कहा है चल रहा है काम, ऐसा भी है, चल रहा काम, ऐसा नहीं है। एक ही बात आपको याद होनी चाहिए। समाद आदि, देखिए वो लिख रहा है, वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा महत्वपूर्ण लेना आप, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए कहीं कोई पात्र चल रहा हो, कोई लड़ाई का काम होता है, ज्यादातर क्या होता है कि मतलब हाव भाव होता है, तो हाव भाव देखना। राजा, ठीक है, पात्र आ चुका, ध्यान रखिएगा। एक विराम चिन्ह मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। अब पात्रों के ठीक बाद में, नाम के ठीक बाद में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे आप? राजा, और दूसरा मैं लिखता हूं नीचे मंत्री, इनके बीच संवाद होगा। अब राजा और मंत्री के बीच क्या होगा? संवाद होगा। कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे? देखिए अब हम करेंगे अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। कर लिया हमने। आगे आप कोष्ठ का चिन्ह प्रयोग कर सकते हो। राजा, इस तरह से पात्रों की जो रचना होती है, लिखते ना, जैसे कई बार बोलते हो कि उपन्यास लिखा है, उस उपन्यास पर यह एक फिल्म बन गई। वास्तव में यह होता है कि उपन्यास में सारी बातें लिखी होती है, फिल्म तो केवल प्रदर्शन किया जाता है, उसका जीवंत प्रदर्शन किया जाता है। बाकी सब कुछ लेखक लिख चुका होता है वहां पर कि किस स्थिति में क्या बोला गया है, वो लेखक अपना विचार प्रकट कर चुका होता है। जैसे राजा गुस्से में, ठीक है, तो फिल्म में राजा किस में आएगा? फिर गुस्से में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर गुस्से में लिखा था। और शांत भाव से, शांत मन से, तो अपना फिल्म में भी क्या जाएगा? शांत मन आ जाएगा। तो इस तरह से रचना करते हम, ठीक है। राजा गुस्से में, युद्ध की तैयारी की जाए। गुस्से में, इसका राजा गुस्से में तो क्या होगा? लड़ाई होगी। युद्ध की तैयारी की जाए, युद्ध की तैयारी की जाए। भाई देखिए आदेशात्मक नीति है कि रुको जा, ए नहीं आएगा, जाए, युद्ध की तैयारी की जाए। मंत्री, अब मंत्री क्या करेगा? राजा का समर्थन करेगा? नहीं। एक अच्छा मंत्री कभी यह नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, ठीक है। तो वो मंत्री हो जाएगा गंभीर मुद्रा में। किस में जाएगा? गंभीर मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में। हे राजन, देखिए आप, विराम चिन्हों का बहुत शानदार प्रयोग होता है। हे राजन, वापस कोमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा। हे राजन, इससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारा ही नुकसान होगा। मंत्री कभी नहीं चाहते हैं कि राजा को उकसा दें, ठीक है, इसलिए मंत्रियों का सम्मान किया जाता था पहले। नुकसान होगा, इससे हमारे क्या होगा? नुकसान होगा। तो क्या करें? समझौता कर लीजिए आप। मतलब इस तरह का जो मतलब पात्रों के जो चलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, हाव भाव, वे प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि नाटक कहानी, देखिए नाटक आदि लेखन में पात्रों के हाव भाव दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो भैया सीधा सा बोल देना कौन सा करेंगे, कोष्टक का। हाव भाव प्रदर्शित करने के लिए कोष्टक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वार्तालाप में हम अपूर्ण का प्रयोग करते हैं, और वार्तालाप के ठीक बाद में हाव भाव क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। आप लिखें आप ये, तो कोष्टक चिन्ह भी पूरा हो चुका है। लिखे भाई, तो लिखने गति बढ़ाएं आप। लिख लेंगे, अब ज्यादा जटिल नहीं है, अब खतरनाक इसलिए ज्यादा वर्गीकरण नहीं है, एक आध का कोई ढंग से पढ़ेंगे, बाकी सबके आप जानते हो अब सरल है, कोष्टक तक ही थोड़ा जटिल था। लिखने पर ध्यान दीजिए आप, तो गति बढ़ाइए भाई। हाँ बाकी हो जाएगा, अभी बिल्कुल हो जाएंगे, बाकी जितने कम बचे हैं, कुछ तो कह रहे आज होंगे नहीं होंगे, आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है, चिंता तो आप ज्यादा मुझे है। चलिए लिख लिया आपने। देखिए अब एक बात ध्यान रखना, इसके साथ नोट लेते हैं, नोट। देखिए विषय से संबंध, भेदों, उपभेदों, भेदों या उपभेदों आदि तथा प्रश्नों, विकल्पों आदि के अंकन में, आदि के अंकन में किसका प्रयोग करेंगे, कोष्टक का। जैसे देखिए आपको एक लिखना हो, दो, एक दो तीन, नहीं लिखते हैं एक दो तीन, तो ऐसा मत करना कभी ये एक लिख दिया हमने, ऐसे नहीं करते हम, कोष्टक करते हैं एक दो तीन। ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो एक दो, या सीधा लिखाता हूं। ठीक है, एक काम करिए, एक एक और क, यहां कर देता हूं इत्यादि। ठीक है भाई, इस तरह से लिखते हो तो कोष्टक का प्रयोग करते हैं, बस ये हो गया प्रयोग। अगला विराम चिन्ह लिखिएगा आप। देखिए अगला लिखिएगा लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कौन सा है, यह है। इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसे संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं, संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है, इसे संक्षेप चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग शब्दों को, शब्दों आदि को, शब्दों आदि को संक्षिप्त रूप में लिखने में किया जाता है, लिखने में किया जाता है। जैसे
मान लीजिए आपको लिखना होता है डॉक्टर, ठीक है, तो बराबर क्या कर दोगे, ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर को आपने कैसे लिया, डॉक्टर को कैसे लिख दिया, संक्षेप में, ये लघु चिन्ह है, ठीक है। मान लीजिए कई बार ऐसे कहते हैं, मैंने ये लिख दिया, ये क्या हुआ, इसका मतलब है हमने लिखा है क्रिया विशेषण, इसको हमने इस रूप में संक्षेप में लिख दिया है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। हाँ, मैं ये भी लिख सकता हूं, इससे भी काम चल सकता है। इसका मतलब क्या होगा, पंडित नेहरू। तो शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब संक्षेप चिन्ह की बजाय आपसे पूछेगा लघु चिन्ह, आपको नाम याद रखना, लघु चिन्ह। ऐसा ही में इतना ही ध्यान रखना, कितना कि नाम लघु चिन्ह ये होता है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि इसी का प्रयोग करते हैं, आजकल तो बिंदी का प्रयोग भी कर देते हैं, किसका, ये कर देते हैं, कौन सा, डॉक्टर, और क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये डॉक्टर लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। इसका प्रयोग आप ना करें, इसका प्रयोग ना करें। डॉक्टर, पंडित, ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये लिखते हैं कर्म संख्या, इनका प्रयोग नहीं करें आप, तो किसका करें, आप इसका प्रयोग करें, डॉक्टर, ये सही है, पंडित, ये सही है, क्रम से, अरे ऊपर ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, नीचे लघु चिन्ह लगा हुआ है, ये रूप क्या भाई आपका सही है, ध्यान रखिएगा, ये लिख लो आप। अब सही है आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए नई जानकारी थी, नहीं कि आप तो जानते हो पहले से चीजें, तो लघु चिन्ह। अब तो लिखने की गति बढ़ाइए, हो गए पूरे आपके, बहुत काम के तो चले गए हैं। लिखें आप इन्हें, क्या बात है, क्या क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग। लिख लिया आपने, ठीक है, अगला लिखिए रेखांकन चिन्ह। कौन सा है, रेखांकन चिन्ह। रेखांकन देखिए नीचे रेखा वाला ही चिन्ह है, कौन सा, नीचे रेखा वाला चिन्ह है, इसका सीधा लिख दीजिए। देखिए किसी वाक्य में प्रयुक्त, किसी वाक्य में प्रयुक्त पद, किसी वाक्य में प्रयुक्त पद अथवा वाक्यांश जिनकी विशेष अवधारणा की आवश्यकता होती है, जिनकी विशेष, देखिए जिनकी विशेष अलग से डेफिनेशन की आवश्यकता होती है, अलग से व्याख्या की आवश्यकता होती है, जिनकी विशेष अवधारणा की
आवश्यकता होती है उन्हें अलग दर्शाने के लिए इसी को तो आप लोग आजकल क्या बोलते हो, रेखांकन क्या बोलते हो, हाईलाइट करते हैं। तो अलग दर्शाने को ही आपने हाईलाइट बोल दिया आपने, भाई अलग दर्शाते हो, इसी को क्या बोलते हैं, हाईलाइट बोला आपने। ठीक है, अलग दर्शाने के लिए यानी हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपके पास कलर हो ही नहीं तो सीधा रेखांकन कर दीजिए आप। जैसे देखिए, इस बार राजस्थान में कोरोना का प्रकोप रहा, ये लिख लिया आपने। अब ये बताइए, आप जानते हो अच्छी तरह से कि अब ज्यादा व्याख्या किसी करने आवश्यकता पड़ेगी, किसकी उदाहरण देने आवश्यकता पड़ेगी, कोरोना का प्रकोप। इसको क्या करोगे आप, रेखांकित करते हो। ठीक है, ये देखिए अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सबसे कठिन काम है सीधी रेखा खींचना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, सीधी रेखा खींचना सबसे कठिन काम होता है, इसलिए इंसान सीधे रास्ते पर चलता ही नहीं है, सबके सब टेढ़े रास्ते पर चलते हैं हम लोग, नहीं है। अगला देखिए, तो ये हो गया पूरा। ठीक है, त्रुटि बोधक चिन्ह। अब ज्यादा विराम चिन्ह में दम नहीं, ध्यान रखिएगा, त्रुटि बोधक चिन्ह। ये कौन चिन्ह है, देखिए त्रुटि बोधक चिन्ह लिखने का तरीका देखिए, त्रुटि बोधक चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका त्रुटि बोधक चिन्ह है। ये रहा, इसका प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य लिखते समय कुछ विशेष बातें छूट गई हो, कुछ विशेष बातें छूट गई हो। ठीक है, उन छूटी हुई बात या बातों को, क्योंकि उन छूटी हुई बात को त्रुटि बोधक चिन्ह के ठीक ऊपर लिखते हैं, कि ठीक, रुको, त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करके इसके ठीक ऊपर लिखा जाता है, जैसे देखिए आप, देखिए जैसे मेरा घर जोधपुर में है, मेरा घर जोधपुर में है।
लिख दिया यहां पर। देखिए हो सकता है कि कई बार मैं तो समझ बता रहा हूं, अब त्रुटि होगी मान लीजिए, तो अब क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपको लगता है कोई बात छूट गई है, तो आप इस तरह लिख सकते हो, इस तरह से यहां पर लिख सकते हो, जोधपुर और जयपुर में है। ठीक है, अब आपने क्या कहा, छुट्टी बात को ऐसे लिखो, नीचे कभी नहीं लिख सकते, ध्यान रखिएगा आप, नीचे किसी स्थिति में आप नहीं लिख सकते, यह बात रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए छुट्टी बात नीचे नहीं लिख सकते, नीचे नहीं लिखी जाती। बस आरएस जैसी परीक्षा जाओ, उसमें हमेशा बात ऊपर लिखिएगा, ध्यान रखिए, नीचे मत लिखना। इसलिए क्या होता है, आरएस जैसी परीक्षा में ये पंक्तियां बड़ी होती, ध्यान रखिएगा, कोई बात छूट जाती है तो और ऊपर लिखा, नीचे गलती से मत लिख लेना, आप कभी नहीं लिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नीचे लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी, गलती होगी बहुत बड़ी वहां पर, ध्यान रखिएगा। आपने नहीं लिखते तो भी चलता वहां, तो फिर नोट लिखिएगा एक और, त्रुटि बोधक चिन्ह को हंसपद चिन्ह, काकपद चिन्ह और विस्मरण चिन्ह, मतलब याददाश्त चिन्ह भी कहते हैं, ध्यान रखिए, इसके विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। प्रयोग तो छोटा सा था, चिन्ह छोटा सा, नाम 3-4 एक आ गए हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा भाई, आप नाम 3-4 आ गए आपके लिए, थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अब आप इन्हें लिखिए, पीछे वालों को ये बात लिखिए आप। वो खूब बातें लिखी, पता आपको, विराम चिन्ह बहुत ढंग से हो गया आपका, बहुत शानदार तरीके से हो गया। लिख लिया आपने, ये लिखे आप। ये हो गया आपके पूरी। ठीक है, बहुत सारों के कमेंट आ रहे हैं, तो ये आपके लिए हो गया, थोड़ा सा 10 मिनट के विषय बच गया, कोई बात नहीं, भागने से बढ़िया है कि चीज़ों को पढ़ लेते हैं। 10 मिनट के चक्कर में हो सकता है वहाँ से प्रश्न आ जाए, बातें बहुत अच्छी है वहाँ भी, ठीक है, कोई बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आ रहा होगा विराम चिन्ह पढ़ने में, और आपने बहुत ढंग से मौज से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मस्त रहें आप, ठीक है, पढ़ते रहें। ठीक है, आप एक काम करिए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो पढ़ते रहे आप। कोई भी ये पुस्तक उठाइए, उन पुस्तकों के जो भी अभ्यास वाले प्रश्न होते हैं उनको पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और विराम से जितना मैंने पढ़ा है ना, उतना पुस्तक का मिलेगा भी नहीं, इतना अभ्यास भी नहीं मिलेगा आपको भी। ठीक है, तो पढ़ते रहे, मस्त रहें और मुस्कुराते रहे हमेशा। ठीक है, आज ही धन्यवाद, फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ रात्रि।